वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या ब्रिज। आज हम लोग इस वीडियो में गाउस के अनुप्रयोग के बारे में सीखेंगे। गाउस के अनुप्रयोग, पिछले वीडियो में हमने देखा है गाउस के नियम। गाउस ने एक अपनी प्रमेय दी थी जिसके आधार पर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोई आवेश हो और किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध हो, बधा हुआ है ना, जैसे मान लीजिए कोई सामान हो और डब्बे में रखा गया। जिस तरीके से मान लीजिए हम ले लेते हैं इसको, ये हमारा एक पॉट हो गया। देखिए ये बंधा हुआ है चारों तरफ से, इसको हम ऊपर से बंद कर दें और इसके अंदर हम ले लें कोई वस्तु, तो ये परिबद्ध हो गया, बंधा हुआ हो गया। और इस पूरे के पूरे पृष्ठ से, ये जो पूरा पृष्ठ हमारा होगा, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वही हमारा गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाए। ये गाउस ने बताया था। लेकिन गाउस का जो नियम था उसके आधार पर, उसका उपयोग करके हम लोग अलग अलग डिवाइस, मतलब कि अलग अलग प्रकार के कंडक्टर्स, जैसे कोई रेखी चालक हो गया, समतल चालक हो गया, है ना, द्विविमी, त्रिविमी, मतलब किसी भी संरचना का अगर चालक हो, उसके कारण अगर उस पर कोई आवेश आरोपित है तो वैद्युत फ्लक्स के द्वारा, वैद्युत फ्लक्स की नियम के आधार पर उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जनरल रूप से जिस तरीके से हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, उस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना 2D 3D, मतलब द्विविमी त्रिविमी संरचनाओं की वस्तुओं के आधार पर हमें थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना। और गाउस के नियम का प्रयोग करके हम उस वस्तुओं को, हम लोग मतलब उस वस्तुओं के द्वारा किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़ी ही आसानी के साथ ज्ञात कर पाते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं गाउस के नियम का अनुप्रयोग। गाउस के नियम का अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ लिख लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, ठीक है। आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ क्या कहलाता है। सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ होता क्या है ना। पहले इसमें हेडिंग होगी हमारी एप्लीकेशन, मतलब कि प्रयोग, गाउस के नियम का प्रयोग। और प्रयोग करके हम लोग कई सारी, मतलब कि आकृतियों पर इसका उपयोग करेंगे और जिसके द्वारा हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे गाउस के नियम के आधार पर, ठीक है। तो उसको अनुप्रयोग करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन मतलब किसी वस्तु पर अप्लाई करना। जब किसी नियम को अप्लाई करते हैं, है ना, किसी अदर डिवाइस पर, तो वो एप्लीकेशन कहलाता है। तो देर पहली हमारी हेडिंग होगी इसमें, किसी अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखिए मान लेते हैं, यहां पे हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया, सॉरी, यहां पे हमने तार ले लिया, ठीक है। इसकी लंबाई अनंत है मान लेते हैं, और इस पर कोई धनावेश एक समान रूप से वितरित है। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब कोई चालक हो और जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उस पर जो आवेश होता है एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। इसके चारों ओर हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं।
ठीक है। गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया गॉसियन पृष्ठ। ये होता नहीं है, हम लोग मान लेते हैं, मान लिया कि बस ये तार हमारा है, इसमें इस पर जो आवेश है वो कितना है, +Q है। ठीक है, इसको ऐसे ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, काल्पनिक ही है, इसे हम लोग कह लेते हैं काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ। काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ। अच्छा, एक बात आपको याद होनी चाहिए कि जब कोई धनावेश होता है, ये +Q आवेश है, जब कोई धनावेश होता है तो यहां से वैद्युत रेखाएं बाहर क्यों निकलती हैं। देखिए, यहां से वैद्युत रेखा की जो दिशा होगी ये बाहर की होगी, ई, इधर भी होगी ई। मतलब कि धनावेश से निकलने वाली वैद्युत रेखाएं बाहर की ओर होती है। ठीक है, यहां से मतलब धनावेश से वैद्युत रेखाएं बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। मान लेते हैं कि ये जो हमारा जो बेलनाकार पृष्ठ है, इसकी जो रेडियस है, रेडियस हम मान लेते हैं कि इसकी रेडियस हमारी है कितनी, स्मॉल r। और बेलन की जो लंबाई है, बेलन की लंबाई हमने मान ली कितना, l मान ली। ठीक है, अब देखिए ये जो बंद पृष्ठ है, यहाँ पे बेलनाकार पृष्ठ, जैसे मान लीजिए कि हम बेलन की बात करें, अभी आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पृष्ठ हो, हमने इसको क्या किया, रोल कर दिया। हमने इसको क्या किया, रोल कर दिया, इसको रोल कर दिया, ये हमने इसको रोल किया। ठीक है, देखिए एज ए बेलन हो गया। इसके दो पृष्ठ बनेंगे, पहले तो एक वक्राकार पृष्ठ बना, ये हमारा बेलनाकार, ये वक्राकार पृष्ठ बना, और दूसरा हमारा समतल पृष्ठ। देखिए ये समतल पृष्ठ हो गया और ये भी हमारा समतल पृष्ठ हो गया। तो जब कोई ये पृष्ठ, जब कोई बेलन हम लेते हैं तो बेलन पे दो पृष्ठों का निर्माण होता है, एक वक्र पृष्ठ का, जो वक्र पृष्ठ ये है, और एक समतल पृष्ठ जो ये और ये कहलाएगा। ये पेन भी कहें तो ये लुक लाइक सिलेंडर ही है। देखिए ये एक हो गया और ये भी, ये दोनों समतल पृष्ठ हो गए, ये और ये दोनों समतल पृष्ठ कहे जाएंगे, और ये जो हमारा ये हिस्सा होगा ये वक्राकार पृष्ठ कहलाएगा। तो बेलन पर दो पृष्ठों का निर्माण हो रहा है, ये तो क्लियर है। पहला एक समतल पृष्ठ, दो समतल पृष्ठ और एक वक्राकार पृष्ठ। तो यहां से जो वैद्युत रेखाएं गुजरेंगी ये इन्हीं पृष्ठों से होकर गुजरेंगे, क्योंकि ये बंद पृष्ठ है, हमने बंद पृष्ठ मान रखा है। जब बंद पृष्ठ मान रखा है तो यहां से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो इन्हीं पृष्ठों से होगा, वक्राकार पृष्ठ और ये। तो आइए देखते हैं, यहां पर हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये हम कोई पॉइंट ले लेते हैं P। पॉइंट लेते हैं P, जहां पर वैद्युत क्षेत्र, तो वेक्टर E की दिशा ये है ही है, और इसका अवयव क्षेत्रफल लेते हैं वेक्टर ds। ठीक है, अवयव क्षेत्रफल हमने ले लिया वेक्टर ds। आप एक बात देखोगे कि यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, ये दोनों दिशा एक ही दिशा में बिंदु P पर। ठीक है, और दूसरा देखिए, यहां पर हम लेते हैं कोई पृष्ठ, हम समतल पृष्ठ भी लेते हैं। जब समतल पृष्ठ पर एक अवयव क्षेत्रफल हम लेते हैं, हमने अवयव क्षेत्रफल ले लिया, तो यहां पर इसकी दिशा हो जाएगी वेक्टर ds। इसके लंबवत देखिए, जैसे ये हमारी पेन है, यहां पर हमने वैद्युत क्षेत्र, यहां पे हमने कोई पॉइंट लिया तो इसके लंबवत वैद्युत क्षेत्र ये बना, सॉरी वैद्युत क्षेत्र कह रहे हैं, क्षेत्रफल सदिश ये बना, तो इसकी दिशा इधर है। लेकिन अगर हम इस पोजीशन पे लेते हैं तो इसके जो क्षेत्रफल सदिश होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के लंबवत होगा। हमने क्षेत्रफल सदिश में परिभाषा दे रखी है कि किसी भी पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्षेत्रफल सदिश कहलाती है। तो देखिए ये पृष्ठ है, तो यहां पर इसका जो पृष्ठ होगा, ये जो पृष्ठ होगा इसके अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऊपर की दिशा में होगा, तो यहां पे इसकी दिशा ये हो गई, तो और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। तो इस स्थान पर आप देख पाओगे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं।
दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो इनके द्वारा बनाया गया कोण 90 अंश का होता है, ये हमको पता है। और इस स्थान पर ये दोनों रेखाएं एक ही दिशा में है, और जब एक ही दिशा में है तो यहां से गुजरने, यहां पर जो इनके बीच का बना कोण होगा वो हो जाएगा थीटा बराबर 0। और अगर इस पृष्ठ की बात करें तो ये भी तो समतल पृष्ठ ही है, और यहां पर भी अगर बात करें तो यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही हो जाएगी, ये होगी, और क्षेत्रफल सदिश हमारा यही होने वाला है। मतलब यहां पर भी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब समतल पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा तथा क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत पाए जाएंगे, और वक्राकार पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में होंगे। ये बातें क्लियर है आपको? तो आइए इसकी लिखते हैं परिभाषा, उसके बाद डेरिवेशन करते हैं किस तरीके से। कहेंगे माना एक अनंत लंबाई का सीधा तार है, अनंत लंबाई का धनावेशित सीधा तार है, अनंत लंबाई का धनावेशित सीधा तार है, जिसका ऐसे लिखिए, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। एक बात आपको पता होनी चाहिए, रेखीय आवेश घनत्व हमने बताया रखा है ना, पिछली वीडियो हमारी है आवेश घनत्व पे, है ना, वीडियो है उसको आप देख सकते हो, उसमें हमने बखूबी बताया है कि आवेश घनत्व किसे कहते हैं और आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, लैम्डा बराबर क्यू बट्टे में कितना ये होता है, रेखीय आवेश घनत्व इतना है। बात समझ आ रही है? कहेंगे जिसके चारों ओर एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की जाती है या की गई है, इसे लिखिए, की गई है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r तथा लंबाई स्मॉल l है। ठीक है, बंद बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। देखिए वैद्युत फ्लक्स कहां से गुजरेगा, एक वक्राकार पृष्ठ से गुजरेगा, एक समतल पृष्ठ से गुजरेगा, अभी हमने बताया। तो कहेंगे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वक्राकार पृष्ठ एवं समतल पृष्ठ से होगा, ठीक है। गुजरने वाला जो पृष्ठ होगा वो कहां से होगा, यहां से और इधर से। दो समतल पृष्ठ होंगे और एक वक्राकार पृष्ठ होगा, ठीक है। और इसके द्वारा हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो कहेंगे सबसे पहले कहां निकाले, पहले हम लोग देखते हैं कहां से, समतल पृष्ठ से। कहेंगे बेलन के समतल
समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई? देखिए ये हमारा ds है, तो क्या देंगे डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू ds। हमने वैद्युत फ्लक्स में पढ़ रखा है। और एक चीज हमने ये भी पढ़ रखा है क्षेत्रफल सदिश में, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ए बी कॉस थीटा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। हो जाएगा और आप देख पाओगे कि दोनों समतल पृष्ठों पे, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, दोनों समतल पृष्ठों पर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये दोनों दिशाएं, दोनों जो है एक दूसरे के लंबवत हैं। तो कहेंगे समतल पृष्ठ पर वेक्टर ई इज परपेंडिकुलर टू ds, कहेंगे तब थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ये जो सिंबल होता है अगर कहीं ऐसे दिया हो दो राशियों के बीच में, तो आप कह सकते हो कि E इज परपेंडिकुलर टू ds, मतलब E जो है ds के लंबवत है या ds E के लंबवत है, दोनों से। जब दो रेखा एक दूसरे के लंबवत होती है तो कोई किसी के लंबवत हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो थीटा का मान हो जाएगा 90, तो कह देंगे डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस कॉस 90। और कॉस 90 का मान कितना होता है भाई? कॉस 90 का मान जरा बताइए तो, 0 की 1। कॉस 90 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर 0, क्योंकि ई इंटू, चलिए लिख लेते हैं डी एस इंटू 0, ठीक है। तो ये पूरा माना जाएगा 0। तो यहां पर हम एक चीज देख सकते हैं, देखिए समतल पृष्ठ, ये हमारा समतल पृष्ठ है, दोनों समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? कारण ये है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। अच्छा, ये चीज हमने वैद्युत फ्लक्स में भी पढ़ रखी, लेकिन मैंने कहा कि एक बार प्रूफ करते हैं आपको फिर से। वैद्युत फ्लक्स में भी पढ़ रखी है कि जब क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो उनसे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो हमारा क्या होगा? शून्य होगा। चीजें दिख रही हैं आपको? दिख रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा कितना होगा? शून्य होगा। ये बात आपको पता है, ठीक है, चीजें समझ में आई? तो यहां पर हम इसको इरेज कर सकते हैं, इरेज करके हम बताते हैं आपको। ये हो गया ना, नोट कर लीजिएगा, चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। देखिए, तो यहां पे आप लिख सकते हो एक चीज और लिख सकते हो कि जब क्षेत्रफल सदिश एवं वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो तो क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है, शून्य होगा, ऐसे लिखिए क्योंकि यहां पर हमने प्रूव किया शून्य होगा। अतः बेलन के दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो हमने अभी बताया कि आपको कि यहां पे बेलन पे कितने पृष्ठ बने भाई? कितने प्रकार के पृष्ठ बने? दो प्रकार के। एक हमारा बना समतल पृष्ठ और एक बना क्या? वक्राकार पृष्ठ। तो हमने देखा कि इस दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों अवस्थाओं में जो इनके बीच का जो कोण है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, और जब लंबवत हो गए तो cos 90 का मान 0 होगा, तो वहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा। ये हमको पता होगा। अच्छा, अगला देख लेते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, एक हमारा बचा है क्या? बेलनाकार। देखिए यहां से भी निकलता है कि नहीं निकलता है भाई, है ना? तो कहेंगे, सॉरी ऐसे लिखेंगे, कहेंगे बेलनाकार, ऐसे लिखे वक्राकार, सॉरी बेलनाकार नहीं वक्राकार, वक्राकार वक्राकार है ना, वक्राकार वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए वक्राकार पृष्ठ से क्या हो जाएगा? ये हमारा है, यहां से इसकी दूरी कितनी है? स्मॉल आर हमने ले रखी है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? देखिए तो ई इंटू डी एस, यही होगा ना। और हम लोग जानते हैं कितना, सही हम लिखते हैं, इसको अलग लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना होता है? ए बी कॉस थीटा, अभी हमने बताया आपको, है ना? तो लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, हो सकता है। अच्छा देखिए यहां पर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो कह देंगे सिंस चूंकि E इज पैरेलल टू ds। अब देखिए जब दो रेखाएं दो राशियां एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो इनके बीच का सिंबल ये होता है, ये पैरेलल का सिंबल है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई? 0, ठीक है? तो कह देंगे डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस, ये क्या हो जाएगा? cos 0 होगा ना। और cos 0 का मान, cos 0 का मान कितना होता है? 1। साइन 0 का मान 1 होता है, cos 0 का सॉरी साइन 0 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है। तो क्या देंगे? डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस इंटू 1, ठीक है? तो ये 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इतना हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है? तो कहेंगे संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाला यहाँ पे एक चीज त्रुटि ये हो रही है, अभी संपूर्ण नहीं लिखे, यहाँ पे लेंगे वक्राकार पृष्ठ पर अवयव क्षेत्रफल ds से, है ना? अवयव क्षेत्रफल ds से, क्योंकि सूक्ष्म क्षेत्रफल है ना, ये लिखना चाहिए था, एक गलती हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है? अब सही है। तो जब संपूर्ण की बात करेंगे हम लोग क्या करेंगे? इसका हम करेंगे समाकलन। समाकलन में आपको पता होगा कि जब कोई छोटी वैल्यू होती है ना, dx होता है dx, और इसका हम समाकलन कर दें कितना होता है? x हो जाता है। कैसे होता है? मैंने बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है? तो ये हम क्या करेंगे? इसका समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन ओवर डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, ठीक है? अच्छा एक बात आपको पता है, एक बात आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए? कि हम लोग अवकलन और समाकलन में जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट राशि का, वे राशियां जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है, उनका अवकलन और समाकलन नहीं किया जाता है।
देखिए इस पूरे पृष्ठ पर जो ये पूरा पृष्ठ होगा, ये पूरा का पूरा पृष्ठ, इस पूरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगी। क्यों? क्योंकि यहां से ये जो बेलन मतलब कि ये जो हमारा रॉड होगा, ये जो तार होगा हमारा, इस तार से प्रत्येक बिंदुओं के जो बीच की दूरी होगी, प्रत्येक बिंदुओं की वहां पे समान होगी। और जब डिस्टेंस समान होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? समान होगी। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ई का होगा, कांस्टेंट होगा। पूरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? नियत होने वाला है। और जब पूरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र नियत होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या है भाई? वेरिएबल हमारा है डीएस, पृष्ठ। तो कहेंगे, आइए देखते हैं, कहेंगे सिंस डी फाई का कितना हो जाएगा? देखिए अभी हमने कहा इंटीग्रेशन ओवर डी एक्स का कितना होता है? एक्स होगा। तो डी फाई का कितना हो जाएगा भाई? फाई होगा ना, फाई ई। तो कह देंगे फाई ई बराबर ई को बाहर निकाल लेंगे और समाकलन करने का डीएस का। अच्छा, डीएस का समाकलन करेंगे तो बेलन का वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? अब पूरा ये देखिए, जब हम ये बेलन अगर लेते हैं तो पूरे वक्र, ये तो पूरा वक्र हो गया ना, तो पूरी वक्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वक्राकार पृष्ठ फार्मूला होता है, ये सूत्र होता है बेलन के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी हम आपको लिख देते हैं, इसे ऊपर का इरेज कर देते हैं, ठीक है। गाउस के नियम का प्रयोग, इसे इरेज करते हैं और यहीं पे आपको लिखते हैं, कुछ चीजें समझ में आएंगी। बेलन के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का, ऐसे देखिए बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां पे दो पृष्ठ बनेंगे, एक बनेगा वक्री, एक बनेगा है। तो कहेंगे वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए यहां पे दो चीजें बन रही हैं, एक वक्री बन रहा है और एक समतल बन रहा है। तो अभी तो हमने कह दिया कि समतल पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उस समय होगा, लेकिन फिर भी अगर देखना चाहें तो देखिए ये जो पृष्ठ बन रहा है ये गोली बन रहा है, और गोली, एक गोले की जो त्रिज्या होती है, गोले का जो त्रिज्या होती है वो स्मॉल आर होती है, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे कर सकते हैं प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो होगा, जब वक्री पृष्ठ की बात करेंगे तो ये सरफेस ही तो हुआ, ये वक्राकार पृष्ठ ही तो हुआ, तो यहां पर इसका बनता है 2 पाई आर एल, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं, इसका जो फार्मूला बनता है 2 पाई आर, इसमें लेते हैं आर प्लस एल, ये इसका बनता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा पूरा। लेकिन अगर हम बात करें वक्री पृष्ठ का, तो वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल बनेगा 2 पाई आर एल, ठीक है। तो कह देंगे सिंस इंटीग्रेशन ओवर डी एस बराबर कितना? 2 पाई आर एल। तो यहां पे कहेंगे फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इतना बना। तो कहेंगे यहां पे समीकरण नंबर 2, तो कहेंगे बेलनाकार संपूर्ण बेलन से, संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? फाई ई बराबर कितना हो गया जरा बताइए तो? यहां से गुजरने वाला तो फ्लक्स शून्य था, तो यही हमारा पूरा फ्लक्स हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल, यही संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। इसको समीकरण में क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे, ठीक है। आइए इरेज करते हैं इसे, आगे डेरिवेशन अभी तो बचा हुआ है, आगे हो गया ना, ये सब लिख रहे हैं। चलिए अच्छी बात, सारी चीजें नोट करते रहिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, कहेंगे गाउस, देखिए अब आएंगे गाउस, है ना, गाउस नियम से,
जैसे लिखिए गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार क्या होता है गाउस का नियम? गाउस ने बताया था किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, उस आवेश पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। समीकरण नंबर से 4 मान लेंगे। और आप देख पाओगे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कहेंगे समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 और 4, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो क्या देंगे, E इंटू 2πRL इज इक्वल टू Q अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। इधर मल्टीप्लाई है, ओके, इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो लिख लेंगे E बराबर 1/2π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RL। और अभी हमने जब इसकी उत्पत्ति मतलब कि अभी स्टार्ट कर रहे थे परिभाषा, तो हमने आपको बताया था रेखीय आवेश घनत्व। सिंस रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर होता है कितना, Q अपॉन L। रेखीय आवेश घनत्व हमने बताया आपको। और आप देख रहे हो यहाँ पे Q अपॉन L। तो हम क्या इसके Q अपॉन L के स्थान पे लेमडा लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे E बराबर 1/2π एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन R, लेमडा अपॉन R। ठीक है, तो एक तो ये भी फार्मूला आप लिख सकते हो, ये भी आपके लिए बन जाता है फार्मूला। और आप चाहो तो ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करो 2 से, तो लिख सकते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन R। और इसका मात्रक हम जानते ही हैं, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, दोनों में से कोई मात्रक लिख सकते हो। तो इस तरीके से गाउस के नियम का अनुप्रयोग करके अनंत लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। बात समझ में आ रही है आपको? बोलिए कोई डाउट है? अगर आपको क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चंस आपको हम बता सकते हैं, इस पे कोई क्वेश्चंस रेखीय आवेश घनत्व पे एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी, है ना। हम कोशिश करेंगे कि एक एक क्वेश्चन आपको बताते रहें इस पे, ठीक है। एक क्वेश्चन बताते रहें जिससे आपको हेल्पफुल होती रहेंगी चीजें। और ये हो गया, इतना तो हो ही गया, ठीक है। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और इसका अगर ग्राफ खींचना चाहे, अगर आप, है ना, ग्राफ खींचना चाहें तो ग्राफ इसका हो जाएगा। देखिए पहली बात तो एक बात और है, आप ये जानिए, देखिए E वेक्टर E बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा, हाँ 2 लेमडा अपॉन R। 4π का मान नियत होता है, हम जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान नियत होता है। और कोई भी रेखीय आवेश घनत्व तो कभी परिवर्तित नहीं होगा, है ना। तो यहां पर ये सारी चीजें कांस्टेंट होंगी। क्या वेरिएबल हो रहा है, R। तो इसके बीच का हम ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र E हो गया, ये हमारी डिस्टेंस हो गई R, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बीच का ग्राफ, ठीक है, बात समझ आ रही है। और सवाल एक देख लेते हैं, इस पे एक सवाल देख लेते हैं जिससे आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है ना, कोई डाउट तो इसमें होना नहीं चाहिए आपको। सवाल की बात करें, अगला बताइए। फार्मूला हम लोग ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, इसको हटा दें, फार्मूले को, इस फार्मूले को रहने देते हैं, ठीक है। सवाल देख लेते हैं। कहेंगे दो गुणे 10 के पावर -4 रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, जरा बताइए तो।
रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक लेमडा बराबर क्यू बट्टे में कितना एल, क्या मात्रक होगा कूलाम पर मीटर, है ना, कूलाम पर मीटर के रेखीय आवेश इतने रेखीय आवेश घनत्व के तार के कारण 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सरल सवाल होगा आपके लिए, ठीक है। सवाल देख लेते हैं। देखिए होगा क्या, क्या दिया गया है। सवाल लगाने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिया है, क्या दिया गया है ये देखिए। दिया क्या है भाई, सवाल में दिया गया है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। इसका मान दिया गया 2 × 10⁻⁻⁴ कूलाम पर मीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है, स्मॉल आर का मान दे दिया गया 2 सेंटीमीटर। अच्छा, गलती आप लोग क्या करते हो, सवाल आपको पता होता है, फार्मूले आपको पता होते हैं, लेकिन गलती आप यहीं पे कर देते हो। जब ये मात्रक कूलाम पर मीटर में दिया गया है, मतलब एसआई मात्रक दिया गया है, और यहां पर ये मात्रक क्या है, सीजीएस। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान दिया होता है वैसे रख देते हैं। दोनों मानों को सबसे पहले हम लोग एक यूनिट में लेके आएंगे। जैसे ये अगर कूलाम, ये एसआई यूनिट है, तो इसको भी किसमें लेके आएंगे, एसआई यूनिट में। जब इसको एसआई यूनिट में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकालना है। अब कहेंगे हम जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं, तो कहेंगे कितना हो जाएगा। देखिए तो क्या निकालना है हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी है, ई का मान। अच्छा, एक चीज और हम लोग को पता है, 1/4πε0, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। पहले ही हम लोगों ने पढ़ रखा है कूलाम के नियम में, अगर नहीं जानते होंगे तो एक बार जाकर देख सकते हो वहां पे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सारे मान रख देंगे। 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ गुणे 2 है, 2 को ऐसे 2 रखने देंगे। लेमडा का मान दिया गया 2 × 10⁻⁻⁴, और आर का मान यहाँ पे दिया गया है 2 × 10⁻⁻2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। वेक्टर ई बराबर कितना हो जाएगा, जरा देखिए तो 9 × 10⁹, ठीक है। और यहां पर हम देखेंगे, देखिए इंटू 2 × 10⁻⁴, देखिए ये नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, सॉरी ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18, 18, इसमें से इतना घटाएंगे कितना आएगा, 2 × 10⁻⁻9 और गुणे 10⁻⁻2, 20 बराबर है, खाते जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे इसमें, तो 18 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, -7, सॉरी माइनस नहीं प्लस। तो इसका एक स्पेशल रूप भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ई बराबर 1.8 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और देखिए मात्रक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बीच में कहीं मात्रक नहीं लिखेंगे, लेकिन जब मान निकाल देंगे लास्ट में इसका मात्रक लिखेंगे, या तो न्यूटन पर कूलम लिखिए, ORR वोल्ट पर मीटर लिखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप भूलोगे नहीं, मात्रक भूलोगे नहीं। मात्रक ही किसी भी प्रश्न, मतलब कि राशि का श्रृंगार है ना, बिना श्रृंगार के कोई चीज अच्छी लगती नहीं है, और मात्रक ही किसी भी राशि का श्रृंगार होता है, वो उसको व्यक्त करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को कपड़े से देख करके उसको जज कर लेते हैं कि ये व्यक्ति क्या हो सकता है, वकील है, कोट पहना हो, ब्लैक कोट पहना हो, हम कह सकते हैं वकील है, बिना किसी से पूछे, ठीक है। कोई नेता हो, कुर्ता पैजामा पहना हो, तो हम लोग कह सकते हैं वो नेता हो सकता है। तो एक पोशाक होती है, तो उस तरीके से जब हम लोग मात्रक को देखते हैं तो उस राशि का पता चल जाता है वो राशि कौन सी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट राशि की होती है, राशि के मात्रक की होती है। तो आप कभी भी सवाल लगाओगे तो मात्रक की व्याख्या करना नहीं भूलोगे, ठीक है।
तो आई होप आपको ये वीडियो जो है, इस वीडियो के माध्यम से आप वैद्युत क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना, और चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए विद्यावृक्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग।